हम बात करेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है, पॉइंट नंबर पता नहीं कौन थी, चले 40 से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि सेंट्रल एटम जो है, जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, उसने टोटल कितने लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन किए हैं। जितने भी पेयर उसने गेन किए हैं उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोई सेंट्रल मेटल एटम जो है 4 पेयर गेन करता है, या 4 जो है लिगेंड्स 4 पेयर शेयर करता है सेंट्रल मेटल एटम से, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। 2 करता है तो फिर 2 होगा, 6 करता है तो फिर 6 होगा। ठीक है, तो नॉर्मली कॉम्प्लेक्सेस के जो सिंपल कॉम्प्लेक्स है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 या 6 होता है। 2, 4 या 6, फिर इनके शेप्स में थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो शेप जो है लीनियर होता है, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, अगर 4 है तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, 6 है तो फिर ऑक्टाहेड्रल होगा, और इनकी हाइब्रिडाइजेशन में फर्क होता है। ये sp होगा, ये sp3 होगा, और ये जो स्क्वायर प्लेनर वाला है ये sp2d होता है। ठीक है, sp2d। अच्छा, 6 वाला sp3d2 होता है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, चले इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट, इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द लिगेंड्स दैट कैन कोऑर्डिनेट टू द सेंट्रल एटम। यानी जो सेंट्रल एटम है उसको लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन कितने दिए, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने दिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है पोटाशियम हेक्सासाइनोफिरेट, तो साइनाइड कितने हैं, 6। एक साइनाइड एक पेयर दे सकता है, तो हाउ मेनी साइनाइड, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें टेट्रा अमाइन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें 2 चीजें होती है। ठीक है, सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स donated to central metal atom, donated to central metal atom। ये सेंट्रल मेटल एटम को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए गए हैं। अगर 2 किए गए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, अगर 4 किए गए हैं तो फिर 4 होगा, अगर 6 किए गए हैं तो फिर 6 होगा। एग्जांपल देख लेते हैं बुक से। तो यहाँ पे देखें कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता है, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा लिगेंड्स। कितने लिगेंड्स हैं, 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लिगेंड है, कितने हैं, 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो बात समझ आ गई कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या करना होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या करना होता है बेटा, कौन बताएगा, थोड़ा जल्दी बताएं तो फिर आगे बढ़ें। बात समझ आई, बस इतना बताएं, ये सर नो, बात समझ आ गई। चले भाई बढ़ते आगे। ठीक है, चले इसको छोड़ते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, देखिए ये जो चीज है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें 2 चीजें होती हैं। 2 चीजें कौन सी, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, ब्रैकेट में होते हैं लिगेंड्स। 2 चीजें होती हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स। इनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसमें 2 चीजें होती हैं, वन इज द सेंट्रल मेटल एटम एंड अदर इज द लिगेंड्स। इज इट क्लियर, बस इतनी सी बात है और कोई नहीं। सही है, बिल्कुल ठीक है। इकरा आपने सही कहा, द सेंट्रल न्यूट्रल मेटल एटम आर आइन अलोंग विथ लिगेंड्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी 2 चीजें होंगी, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स, इनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रखते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स भाई पोटाशियम, अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर शुरू, उसके बाद आयरन, उसके बाद साइनाइड 6। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे 3 चीजें हैं, पोटाशियम, आयरन एंड साइनाइड।
ठीक है, ए बी एंड सी। बताएं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होगा? बी सी होगा, ए बी होगा, ए बी सी सब होंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होगा? एक होगा आपका आयरन सेंट्रल मेटल एटम और क्या होगा? साइनाइड। ठीक है, अब कापर और अमाइन, कापर आपका है सेंट्रल मेटल एटम, अमाइन आपका क्या है? लिगेंड। तो ये दो चीजें होती हैं किसमें? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितनी होगी? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज होगी वो अलजेब्रिक सम के बराबर होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे है कि पोटाशियम, उसके बाद आपका आयरन, उसके बाद 6 साइनाइड, ठीक है, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आपने क्या करना है कि पोटाशियम आपको पता है कि 1A ग्रुप का मेटल है, +1 होता है, तो +1 यानी कि टोटल चार्जेस हुई +4। साइनाइड पे -1 है। ठीक है, तो आयरन पे कितनी चार्ज होनी चाहिए? कौन बताएगा? आयरन पे चार्ज कितनी होनी चाहिए? +2 -2 माजिद, +2 होगा। ठीक है, क्यों कि ये टोटल हो गई -6, ये हो गया +4, तो ये जरूर +2 होना चाहिए। ठीक है, अब बताएं कि स्फीयर पे चार्ज क्या होनी चाहिए? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या होनी चाहिए? -4 और +4? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -4 होगी क्योंकि ये +4 है, तो ये क्या होगा? -4। अलजेब्रिक सम लेंगे, इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम होगा ये -4। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितनी होगी वो डिसाइड होता है किससे? कि अंदर जो भी चार्जेस हैं उन सबको हम क्या करेंगे? एडप्ट करेंगे, सम करेंगे, जो हमें सम मिलेगा उसको हम जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे लगा देंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर? क्लियर है? बात समझ आई? एक और एग्जांपल कर ले। ठीक है, एक और एग्जांपल करें भाई कि ये देखें, हमारे पास है प्लाटिनियम, बताएं कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या होगी? ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स जिन पे चार्ज नहीं होते। ठीक है, वो कौन से हैं? एक है आपका अमोनिया, दूसरा है वाटर, एंड तीसरा है कार्बोनॉल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये न्यूट्रल होते हैं, इन पे चार्ज 0 है। ठीक है, अगर इस पे चार्ज 0 तो इस पे भी चार्ज 0 होगी, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या हो जाएगी? 0। क्लियर? 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 उदाएं? ओके, चले बेटा, ठीक है, ओके ओके ओके। उसके बाद अच्छा, नॉमेनक्लेचर से पहले हम कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर का एक मैंने पेज भेजा आपको, वहीं से हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक पेज पे आपके सारे रूल्स आ जाएंगे नॉमेनक्लेचर के। जैसे नॉर्मल कंपाउंड में होता है कि पहले हम केटाइन लिखते हैं, उसके बाद एनाइन। फॉर एग्जांपल भाई पोटेशियम सल्फेट, तो पहले पॉजिटिव पार्ट आता है, उसके बाद नेगेटिव पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में भी ऐसा ही होगा कि पहले जो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, पहले जो, जी बाबा, ठीक है, पहले जो पॉजिटिव पार्ट है, केटाइनिक पार्ट है, उसका नाम आएगा, उसके बाद जो है आपका नेगेटिव पार्ट का यानी एनायनिक पार्ट का, एनाइन का नाम आएगा। ठीक है, इसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ऐसा होता है कि केटाइंस आर नेम्ड फर्स्ट। कि केटाइंस, रूल नंबर 1 मैंने यही लिखा है कि केटाइंस आर, अच्छा अनेम्ड हो गया है, नेम्ड बिफोर एनाइंस, के पहले केटाइंस का नाम आएगा, उसके बाद एटाइन का नाम आएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक एग्जांपल भी करते जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो
भाई हमारे पास ये कंपाउंड है पोटाशियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद 6। अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि पोटाशियम काइनेट है जो है केटाइन है या आपका कॉम्प्लेक्स केटाइन है। पोटाशियम जो पहला पार्ट होता है वो केटाइन होता है, ठीक है। तो पहले इस कंपाउंड में नाम आएगा किसका? पोटाशियम का। पोटाशियम, पोटाशियम आ गया। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद किसका नाम आना है? लिगेंड्स का। लिगेंड्स के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। रूल नंबर पहला है कि लिगेंड्स आर नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहली बात कि जितने लिगेंड्स हैं, अब कितने लिगेंड है भाई? एक ही है, एक ही है, तो साइनाइड ग्रुप है, ठीक है। तो जो नेगेटिव लिगेंड होता है, ठीक है, रूल है, जो नेगेटिव लिगेंड होता है, नेगेटिव लिगेंड, उसके नेम में ओ सफिक्स लगा दें, यानी साइनाइड जो है आपका क्या हो जाएगा? साइनो हो जाएगा। साइनाइड क्या हो जाएगा? साइनो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब साइनाइड कितने हैं भाई? 6 है, तो हम लिखेंगे पोटाशियम हेक्सा साइनो, ठीक है। अब यहां तक 2 चीजों का नाम आ गया, किसका? एक पॉजिटिव पार्ट, उसके बाद लिगेंड्स। लिगेंड कितने हैं? 6, तो हमने हेक्सा लगा दिया, 6 साइनो। उसके बाद आखिर में नाम आता है सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। बढ़ते आगे। तो लिगेंड्स के कुछ रूल्स हैं। पहली बात कि लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आपके पास लिगेंड में अमाइनो भी है और लिगेंड में आपका क्लोरीन भी है, तो मुझे बताएं पहले नाम किसका आएगा? पहले नाम ए फॉर अमाइनो आएगा, पहले ए फॉर अमाइनो आएगा। दूसरी बात क्या है कि न्यूट्रल लिगेंड्स रिटेन देयर ओरिजिनल नेम, कि अगर लिगेंड न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, लिगेंड 2 ही हो सकते हैं, बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज लिगेंड है, इफ अदरवाइज या तो वो न्यूट्रल होते हैं या फिर एनायनिक होते हैं, ठीक है। इनको लेविस बेस भी आप कह सकते हो, इनको आप डोनर एटम भी कह सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, इनका जो भी नाम है वो असली रहता है, 3 नाम चेंज होते हैं। एक को हम यूज करते हैं फॉर वाटर, अमाइन यूज करते हैं फॉर अमोनिया, और कार्बोनाइल यूज करते हैं फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 3 न्यूट्रल लिगेंड है जो आपको प्रैक्टिस सेशन में बार बार दिखाई देंगे, इफ अदरवाइज एनायनिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नेगेटिव लिगेंड्स आर नेम्ड बाय एडिंग ओ सफिक्स। क्लोरीन जो है वो क्लोरो हो जाएगा, ऑक्सिलेट जो है वो ऑक्सिल्टो हो जाएगा, साइनाइड आपका क्या हो जाएगा? साइनो हो जाएगा। साइनाइड आपका क्या हो जाएगा? साइनो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या है कि प्रीफिक्स आप ड्राई ट्राई यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर अमाइन 2 हैं तो हम लिखेंगे डाई अमाइनो, क्लोरीन 3 है तो हम लिखेंगे ट्राई क्लोरो, ठीक है। दूसरा आखिरी रूल क्या है कि प्रीफिक्स बिस ट्रिस। अब बिस ट्रिस कहाँ यूज करोगे कि अगर आपका जो लिगेंड है, ठीक है, आपका अगर लिगेंड जो है वो क्या है? पॉलीडेंटेड है। पॉलीडेंटेड मतलब क्या है कि एक से ज्यादा पेयर डोनेट कर सकता है। अगर लिगेंड एक से ज्यादा पेयर डोनेट कर सकता है, तो अगर वो 2 हैं तो उसके लिए हम डाई नहीं, पॉलीडेंटेड लिगेंड के लिए हम क्या यूज नहीं करेंगे? हम डाई की जगह पे क्या यूज करेंगे? बिस। ट्राई की जगह पे क्या यूज करेंगे? ट्रिस, ठीक है। टेट्रा की जगह पे क्या यूज करेंगे? टेट्रा यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? टेट्राकिस, टेंटाकिस। इसी तरह से वर्ड यूज होंगे। कहां पे यूज होंगे? ठीक है, वहां पे यूज होंगे जब आपके जो है लिगेंड्स पॉलीडेंटेड होंगे, ठीक है। तो लिगेंड वाले रूल क्लियर है। एक मतलब मैं फिर बता दूं कि सबसे पहले केटाइन का नाम आएगा, ठीक है, उसके बाद लिगेंड्स का नाम आएगा। लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद लिगेंड जो नेगेटिव होगा, ठीक है, उसके नाम के पीछे आप ओ लगाओगे। अगर जो है आपका एक से ज्यादा सेम लिगेंड है तो आप डाई ट्राई वगैरह यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है तो फिर आप डाई ट्राई की जगह पे बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस ये वर्ड्स यूज करेंगे फॉर कॉम्प्लेक्स लिगेंड। सिंपल लिगेंड्स के लिए नहीं। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो फिर आप डाई ट्राई वगैरह यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आखिरी में नाम आता है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। अब रूल नंबर, सेंट्रल मेटल एटम क्या है कि रिटेन इट्स ओरिजिनल नेम। अगर आयरन आयरन ही रहेगा, अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या केटाइन है। अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल या केटाइन है तो फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम वही होगा, आयरन आयरन रहेगा, प्लैटिनियम प्लैटिनियम रहेगा। पर अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइन है
तो फिर 8 सफिक्स यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? 8 सफिक्स, यानी जो आयरन है वो फिरेट हो जाएगा, प्लाटिनियम प्लाटिनेट हो जाएगा, मैग्नीज मैग्नेट हो जाएगा, निकल निकलेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहां पे गौर करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है? न्यूट्रल है, पॉजिटिव है या एनाइन है? क्या है कॉम्प्लेक्स? क्या है कॉम्प्लेक्स? एनाइन है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट पहले आ रहा है। तो ये क्या होगा? देखें उस दिन मैंने आपको बताया था कि इफ ए बी सी, ठीक है, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल होगा। कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा? न्यूट्रल, क्योंकि प्लस भी अंदर है माइनस भी अंदर है, ठीक है। अगर सीन इस तरह से है, ठीक है, कि ए बाहर है और बी सी अंदर है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कंपाउंड का क्या होता है? पॉजिटिव, सेकंड क्या होता है? नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सी चार्ज आ गई? नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स आपका एनाइन होगा, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स इस तरह का है कि ए बी अंदर है बट सी बाहर है, तो यानी कॉम्प्लेक्स पहले आ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, सी क्या होगा? नेगेटिव, यानी कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा? केटाइन होगा। तो आप सिर्फ सिंपल जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड है उनकी शक्ल देके आप बता सकते हो, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, एनाइन है या केटाइन है, ठीक है बेटा। तो ये देखें, पहले क्या, कौन सा पार्ट आ रहा है? पॉजिटिव, देन क्या आ रहा है? नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स एनाइन है, तो एनाइन कॉम्प्लेक्स के लिए ये जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, इसका नाम जो है हम, ठीक है, क्या लिखेंगे? फीरेट लिखेंगे। वैसे फीरम लिखते, अभी क्या लिखेंगे? पोटाशियम हेक्सासाइनोफीरेट। चले भाई, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अब ये हो गया कौन सा? ये रूल्स हो गए, इसको मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर दिया है। इन रूल्स में कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, फिर जो है कुछ प्रैक्टिस करते हैं। इन रूल्स में कोई प्रॉब्लम बेटा? चलिए भाई, हमारे पास ये है क्रोमियम, पहले इतना बता दो, कॉम्प्लेक्स केटाइन है या एनाइन है? कॉम्प्लेक्स केटाइन है या एनाइन है? इसको देखने जरा एक मतलब, क्योंकि देखें यहां पे राइट साइड पे एक पार्ट है तो ये नेगेटिव होगा, आप समझ जाया करें, ठीक है। ये नेगेटिव तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा, यानी क्रोमियम का नाम क्रोमियम रहेगा या क्रोमेट होगा? क्रोमियम का नाम क्रोमियम रहेगा या क्रोमेट होगा? क्रोमियम रहेगा, ठीक है। चलिए भाई, अब क्या होगा? नाम क्या होना चाहिए? अच्छा देखें, अब जो चीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है, वो क्या होंगे? दो चीजें होंगी, सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कुछ कंपाउंड इस तरह से होते हैं, कुछ कंपाउंड क्या होते हैं? इस तरह से होते हैं भाई। मैं इधर लिखता हूं क्रोमियम, ठीक है, हेक्सा को, उसके बाद मैं इधर 1 क्लोरीन लगाता हूं, 2 क्लोरीन बाहर लगा लेता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? पहले इसका नाम बताएं क्या होना चाहिए, इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। इसका नाम क्या होगा? पहले केटाइन का नाम आएगा, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीजें, पहले लिगेंड का नाम आता है, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम आता है। अच्छा, एक चीज और रह गई, हमने आखिर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। यहां पे हमने लिखा फीरेट, आयरन की ऑक्सीडेशन क्या थी? 2, तो हम फीरेट 2 लिखेंगे, ठीक है। आखिर में रोमन जो है नंबर न्यूमेरिकल में आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है मुझे बताएं, क्या नाम होना चाहिए भैया? भैया जी ये हेक्सा एक्वो, क्योंकि पहले नाम आएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, ये केटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक, ये आखिर में नाम आएगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीजें, लिगेंड का नाम पहले आता है, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद तीसरे नंबर पे ये आएगा। तो हेक्सा वाटर, हेक्सा एक्वो या एक्वा, हेक्सा एक्वो हो गया। उसके बाद क्या भाई? क्रोमियम, और क्रोमियम का नाम क्रोमियम ही रहेगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स केटाइन है। अगर एनाइन होता तो हम क्रोमेट लिखते, ठीक है। तो हेक्सा एक्वो क्रोमियम यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम हो गया, क्या होगा? 3 ऑक्सीडेशन नंबर क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए एक्वा,
अब हमने यहाँ पे 3 लिखा है, तो हमने ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 3 क्लोरीन है? हमने तो नहीं लिखा ट्राई क्लोरो, कैसे पता चलेगा कि 3 क्लोरीन है? ऑक्सीडेशन नंबर से देखिए, ये न्यूट्रल है 0, ठीक है, तो क्रोमियम जो है, क्लोरीन क्या है -1, ठीक है, तो इस पे +3 चार्ज कब आएगी? जब ये 3 क्लोरीन हो गए तभी ये +3 होगा, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर से हमें इसका पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब देखें दूसरी बात क्या है, अब 2 क्लोरीन बाहर हैं, इन क्लोरीन ने, जो क्लोरीन बाहर होंगे, ठीक है, इन्होंने सिर्फ आयनिक बांड बनाया है। इन्होंने सिर्फ कौन सा बांड बनाया है? आयनिक बांड। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ, सॉरी क्रोमियम है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ इन 2 क्लोरीन ने कौन सा बांड बनाया है? आयनिक। और इस एक क्लोरीन ने और इस वाटर ने क्या बनाया? इसने सिर्फ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बनाया, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड। थोड़ा सा अगर किसी को पता है तो व्हाट अबाउट दिस क्लोरीन, इसने क्या किया है? इसने क्या किया है? इस क्लोरीन ने, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, इसने क्या किया? क्या किया है? बता भी दें। चले, कौन बताएगा? इस क्लोरीन ने पहले बनाया था आयनिक बांड। क्या बनाया? आयनिक बांड, और ये हो गया क्लोराइड आयन। उसके बाद इसने बनाया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो जो एनाइन बाहर होते हैं वो सिर्फ आयनिक बांड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जो आपके नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, यानी एक न्यूट्रल होते हैं, दूसरा नेगेटिव होते हैं, तो न्यूट्रल लिगेंड क्या करते हैं? न्यूट्रल जो लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड क्या करते हैं कि ओनली डेटिव बॉन्ड बनाएंगे, ओनली डेटिव बॉन्ड बनाएंगे। और आपके जो एनायोनिक लिगेंड है क्या करेंगे? अभी तो आपको आ गया होगा, क्या करेंगे? एनायोनिक लिगेंड क्या करेंगे? चले, अभी मालूम हो गया ना उसे। अब एनायोनिक लिगेंड क्या करेंगे? एनायोनिक लिगेंड पहले आयनिक बांड बनाएंगे, उसके बाद वही पेयर जो उन्होंने किससे लिया था? मेटल से, अब क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बनाएंगे, ठीक है बेटा। ये क्या करेंगे कि ये फर्स्ट दे फॉर्म व्हाट? आयनिक बांड, देन दे फॉर्म व्हाट? कोऑर्डिनेट बांड। तो अंदर और बाहर वाले क्लोरीन का या लिगेंड का पता चल गया आपको? पता चल गया? यानी अगर न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, तो ओनली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बनाएगा। अगर आपका एनायनिक लिगेंड है तो पहले उसने आयनिक बांड बनाया था, अब जो उसके पास अनशेयर्ड पेयर आ गया नेगेटिव आयन के पास, वो अभी डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बनाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक? क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इकरा बिल्कुल क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़ते हैं, चलें भाई कोई और एग्जांपल करते हैं। उसके बाद भाई हमारे पास ये है, ये है, ये है, मतलब हमारे पास है प्लाटिनियम, सिल्वर, नाइट्रो, अमाइनो सल्फेट, ठीक है। मुझे ये बताएं, इनको जरा तोड़ें भाई। इसमें केटाइन कौन है? इसमें एनाइन कौन है? ठीक है, इसमें एनायोनिक लिगेंड्स कौन से हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से हैं। उसके बाद नाम का किस्सा जो इजी हो जाएगा, बस आप इतना तोड़ दें सिर्फ। केटाइन कौन है? केटाइन कौन है? नहीं नहीं, भूल रहे हो आप। केटाइन आपका कॉम्प्लेक्स है।
यानी जो पॉजिटिव चार्ज आएगी वो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आएगी, ठीक है। तो सल्फेट ग्रुप का अगर आप इनऑर्गेनिक में थोड़ा ही पढ़ा है तो ये -2 होता है, तो आप समझ जाएं कि इस पे +2 होगा, ठीक है। ये -2 होता है तो ये +2 होगा, ठीक है। ये तो एक अंडरस्टूड बात हो गई, ठीक है। मुझे पता है एनाइन कौन है अभी, तो भैया जी एनाइन कौन है, बाजी तो भैया जी एनाइन सल्फेट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आपका केटाइन, एनाइन आपका सल्फेट, ठीक है। अब एनायोनिक लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से हैं? न्यूट्रल में आपको अमाइनो दिखाई दे रहा है, तो अमाइनो जो है अमाइंस न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। और क्लोरो एंड नाइट्रो दे आर व्हाट, दे आर एनायोनिक लिगेंड्स, ठीक है। अब लिगेंड्स का नाम पहले आएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर केटाइन है, तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसमें क्या क्या मौजूद है, ए फॉर अमाइनो, सी फॉर क्लोरो, एन फॉर नाइट्रो। बताएं पहले किसका नाम आएगा, अमाइनो का। कितने अमाइन भाई, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, क्लोरो, नाइट्रो, एक एक है तो एक ही लिखेंगे नाइट्रो। उसके बाद सेंट्रल मेटल प्लाटिनियम, प्लाटिनियम ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब ये न्यूट्रल, ठीक है, ये क्या आ गया न्यूट्रल। और एक इस पे माइनस चार्ज, एक इस पे माइनस चार्ज, दो माइनस चार्ज किस पे, सल्फेट पे। टोटल चार्ज प्लाटिनियम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, प्लाटिनियम 4, उसके बाद सल्फेट। क्लियर है बेटा? ये आपको बात समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई। जरा देख ले एक मरतबा, एक मरतबा देख लें फिर भी। मैं टोटल 4 नेगेटिव चार्जेस हैं, 2 सल्फेट पे, एक इस क्लोरीन पे, एक इस नाइट्रो पे। दो आपके नेगेटिव लिगेंड हैं जिन्होंने आयनिक बांड बनाया था, उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बनाया। सल्फेट ने सिर्फ आयनिक बांड बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, एक इसने, तो टोटल कितना होगा, 4 होगा। ठीक है बेटा, समझ आ गई? मैं एक ओके, ठीक है बेटा। चले अभी बुक से 1-2 एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखें जरा, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट, और उसके बाद क्या है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। देखिए सब कुछ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो ए फॉर अमाइनो कितने अमाइन, 3 अमाइन, ट्राई अमाइन और ट्राई नाइट्रो। नाइट्रो नेगेटिव लिगेंड है, इस पे -1 चार्ज, तो कोबाल्ट पे कितनी होगी, ये तो 0 है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो 3 नाइट्रो तो 3 कोबाल्ट, ठीक है। ट्राई अमाइन कोबाल्ट 3 और पीछे कुछ नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे देखें क्या है, टेट्रा, ये तो हमने अभी किया। अब इसको देखें जरा कि ये न्यूट्रल है, 0 चार्ज, तो क्या होगा, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अच्छा, वो जो हम बात कर रहे थे कि बिस ट्रिस कहाँ पे यूज करना है, इथाइलिन डायमाइन। अब इथाइलिन डायमाइन ये है आपका CH2 NH2। अब ये एक बायडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बायडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, तो बायडेंटेड लिगेंड अगर वो 2 होते हैं तो उसके लिए वर्ड हम ये लगाएंगे बिस। और दूसरी बात भी आप एक चीज नोट करते चलें, वो ये है कि जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं, दे फॉर्म चीलेट्स। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स फॉर्म चीलेट्स, यानी ये जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो एक रिंग स्ट्रक्चर डेवलप होगी। फॉर एग्जांपल, अब आपका सेंट्रल मेटल यहाँ पे है, कोई भी है, प्लैटिनियम, ठीक है, तो क्या होगी कि रिंग स्ट्रक्चर डेवलप होगी। एक इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, एक इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, तो ये रिंग स्ट्रक्चर बन गए। इसको हम कहते हैं चीलेट। तो जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके 2 साइडों से वो इलेक्ट्रॉन देते हैं अगर बायडेंटेड है, 3 साइडों से इलेक्ट्रॉन देंगे अगर वो ट्राइडेंटेड होंगे, 6 साइडों से इलेक्ट्रॉन देंगे अगर वो हेक्साडेंटेड होंगे। तो इनमें एक रिंग स्ट्रक्चर डेवलप होती है, उसको हम चिलेट्स कहते हैं। और चिलेट कौन बनाता है, मोनोडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड, कौन बनाता है? चिलेट कौन बनाता है, मोनोडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड बनाता है। ठीक है बेटा, क्लियर बने आगे? लक्ष्य आपने न्यूट्रल, इसको आयनिक नेगेटिव को प्रायोरिटी नहीं देनी है, हमारे सिंध के बुक में लिखा हुआ था द प्रायोरिटी इज गिवन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
आप लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोगे, ठीक है बेटा। चले भाई इसको मारें गोली, पूरा करें बस। तो अभी शेप कर लेते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि शेप जो है आपके क्या कहते हैं, 3 किस्म के होंगे, ठीक है। जी 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 जी। अब देखिए हमने देखना क्या है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर तो 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp और शेप होगा लीनियर, ठीक है। अगर तो 4 है तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2d है तो शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अच्छा अगर तो sp3 है तो फिर होगा टेट्राहेड्रल। इनमें फर्क क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो एक्टिव सेट कितने होंगे, 6 होंगे, तो शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा इस और इसमें फर्क क्या है। अब देखिए जो आपका टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, उसमें जो एंगल होती है वो कितनी होती है, 109 डिग्री। और जो आपका स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर में जो एंगल होती है वो होती है 90 डिग्री, यानी हर एंगल जो है कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। अब ये आपका स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, और ये आपका जो है टेट्राहेड्रल है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, sp3, इसमें कौन सी, sp2d। ये बातें समझ आ गई आपको। शेप जो है हाइब्रिडाइजेशन पे और कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 2 है तो शेप लीनियर होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन की टाइप देखनी पड़ेगी। ये चीजें क्लियर है बेटा, जल्दी बताएं, ये चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो शेप का आपको रटा लग जाएगा। लास्ट वाले में एंगल 90 होगी, ठीक है। और शेप देखते हैं ना यहां पे बने हुए हैं, तो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो लीनियर होंगे। भाई आपका 2 कोऑर्डिनेशन को कंपाउंड वाले आपके डायमाइन कापर, उस कापर आइन, उसके बाद डायमाइन सिल्वर, उसके बाद डायसाइनो सिल्वर, उसके बाद आपका डायसाइनो आयरन, उसके बाद आपका जो है डाई अमाइनो मर्क्यूर क्या कहते हैं, हाइड्रोजीरम कह लें, डायसाइनो हाइड्रोजीरम कह लें, ठीक है। ये इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो ये सारे क्या होंगे, लीनियर होंगे, ये सारे क्या होंगे, लीनियर। और इनमें हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होना चाहिए, sp होगी, एंगल कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब ये जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, तो बस आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर का पता आपको कैसे चलेगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड से गेन किए। अब आपने ख्याल किस चीज का रखना है, आपने एक चीज का ख्याल रखना है, वो क्या कि 2 वाला तो क्लियर है, 6 वाला भी क्लियर है, उसमें एम्बिग्यूटी नहीं है, ठीक है। पर जो 4 वाला है उसमें 2 पॉसिबिलिटी, ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। अब आपने देखना है कि 4 जो है वो स्क्वायर प्लेनर कौन होगा और टेट्राहेड्रल कौन होगा, ये आप बुक से रट्टा लगा सकते हो, ठीक है बेटा। तो एग्जांपल में देखते हैं। अब ये कुछ शेप दिए हुए हैं कि आपका लीनियर हो गया जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, ये आपका स्क्वायर प्लेनर हो गया जिसकी एंगल कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, और एम आपका सेंट्रल मेटल एटम, बाकी लिगेंड हो गए, और ये आपका जो है 109 एंगल होगी, किसमें, टेट्राहेड्रल में। तो अगर मैं फर्दर ऐड करूं, हाइब्रिडाइजेशन इसमें ऐड कर दें तो फिर क्या होगा, फिर बेटा जी ये होगा कि ये आपका sp3 होगा, ये आपका sp होगा, ये आपका sp2d होगा, ठीक है। क्लियर। चलें भैया जी आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वाले जो कंपाउंड हैं, ठीक है, इनमें
6 लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड, 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होना चाहिए। उसका शेप अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो आप माचिस की डिब्बी ले लें। जो माचिस की डिब्बी है वो ऑक्टाहेड्रल शेप होता है। ये 3 डायमेंशन शेप में भी आपको जो है वो आपके पल्ले ना पड़े तो आप माचिस की डिब्बी को देख लें, ये आपका हेक्सागोनल शेप होता है। या आप सिंपली आप इस तरह से देख लें, ठीक है। ये इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल भाई आपके पास सल्फर हेक्साफ्लोराइड का एग्जांपल, आपके पास सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये एक फ्लोरीन आपका होगा। ये ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, ठीक है। और इसकी हर एंगल जो है वो 90 डिग्री होती है, ठीक है। चलिए बाबा इसको भी इधर वाइंड अप करते हैं। उसके बाद आखिरी चीज रहेगी इस चैप्टर में, दैट इज व्हाट, कलर कंपाउंड फॉर्मेशन। कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड क्यों होते हैं, क्यों होते हैं कलर्ड? भाई इस बात को बोर्ड पे समझते हैं। भाई पांच डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है, कौन कौन सी? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, या डी एक्स जेड पहले कर लें, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये जो ऑर्बिटल्स होती हैं ये डी जनरेटेड होती हैं, डी जनरेटेड बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन। के ये जो 5 ऑर्बिटल हैं डी की, जब तक बॉन्ड नहीं बना हुआ होता, ठीक है, जब तक बॉन्ड नहीं बना हुआ होता तब तक ये डीजनरेटेड होती हैं। जब तक एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनके पास नहीं रखी जाए तब तक ये डीजनरेट होती है, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि आयनिक, ये जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये 2 किस्म के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। 2 किस्म की वैलेंसीज होती हैं इनकी। पहली प्राइमरी वैलेंसी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, उसके बाद इनकी ऑर्बिटल्स कुछ खाली होती हैं, उसमें ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जाएंगे, कौन सा बॉन्ड बनाने जाएंगे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जाएंगे तो क्या होगा कि लिगेंड्स जो है, जब लिगेंड्स जो है अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स के पास लेके आएंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल्स के पास, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर इन एम्प्टी ऑर्बिटल को अप्रोच करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जब आपके लिगेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रश आउट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि ये जो डीजनरेटेड ऑर्बिटल हैं ये 2 सेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो हायर एनर्जी है उसको हम कहते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। ये आपकी एनर्जी, एनर्जी इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। नीचे जो बनेगी वो होगी T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल्स, और ऊपर जो बनेगी EG ऑर्बिटल्स। अब आपको पीएमसी की टेस्ट में बार बार ये मिलेगा कि डी ऑर्बिटल्स जो है स्प्लिट होके कितने सेट में स्प्लिट होती हैं? 2 सेट में। वन इज कॉल्ड EG ऑर्बिटल, अदर इज कॉल्ड व्हाट? T2G ऑर्बिटल। EG ऑर्बिटल्स में 2 ऑर्बिटल होती हैं, कौन कौन सी भाई? यहाँ पे 2 ऑर्बिटल कौन सी होती हैं? DXY, सॉरी DX स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 3 ऑर्बिटल हैं वो कौन सी होंगी? यहाँ पे जो 3 ऑर्बिटल हैं वो होंगी आपकी DXY, DXZ, DYZ, ठीक है। कि जब लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर लाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगी। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स में जो 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल हैं वो 2 सेट में स्प्लिट हो जाएंगे। जब वो 2 सेट में स्प्लिट हो जाएंगी तो 2 एनर्जी 2 सेट बनेंगे, एक को हम कहेंगे T2G ऑर्बिटल, दूसरे को कहेंगे EG ऑर्बिटल, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि अच्छा एक चीज नोट करें कि जो ऑर्बिटल एक्सिस पे थी, जो मेन एक्सिस पे थी, मेन एक्सिस पे, वहां पे रिपल्शन क्या हुई है? ज्यादा हुई है। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से उनकी एनर्जी भी क्या है? हाई, ठीक है। तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन यहां पे एंटर होगा, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे एंटर होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे एंटर होगा, चौथा क्या आ जाएगा? ऊपर जाएगा, या यहीं पे आप हॉर्न्स रूल अप्लाई करोगे? चौथा इलेक्ट्रॉन इसी में पेयर बनाएगा या ऊपर जाएगा? क्या करेगा?
चौथा इसके साथ पेयर बनाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, वहां जाने के लिए अभी हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वहां जाने के लिए एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन यहीं पेयर बनाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पेयर बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया। अब जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा उसने 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना है, 8वां यहाँ जाना है, फिर 9वां यहाँ जाना है, 10वां यहाँ। यानी अगर मैं 1 2 3 4 लिखूं तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, फिर ये 9वां, ये 10वां। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो एनर्जी डिफरेंस है इनका, T2g और Eg ऑर्बिटल का, T2g और Eg ऑर्बिटल का जो डेल्टा E है, ये आता है विजिबल रीजन में। किस रीजन में आता है? विजिबल रीजन। किस रीजन में आता है? विजिबल रीजन में आता है, ठीक है। किस रीजन में आता है? विजिबल रीजन में आता है, ठीक है। हमें पता है कि विजिबल रीजन वो रीजन है जो हमारी आंख को दिखाई देता है, और कंपाउंड जो कलर्ड होते हैं, जो हमें कलर दिखाई देते हैं, वो ड्यू टू दिस रीजन दिखाई देते हैं। वो ड्यू टू दिस रीजन, विजिबल रीजन की वजह से हमें कंपाउंड कलर दिखाई देते हैं। अब देखें, अगर अब सिंपल सी बात है कि भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड क्यों होते हैं? ड्यू टू दिस, ड्यू टू व्हाट? डी ट्रांजिशन। अब डी ट्रांजिशन क्या है कि भाई 2 सेट बने, एक कौन सी है? लो एनर्जी वाली T2g, दूसरी कौन सी है? Eg। ये जो ट्रांजिशन होगी, अगर देखें हम पढ़ रहे थे ना कि स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट जो 3b ग्रुप वाले थे, फिर 2b ग्रुप वाले थे, कि वो कलरलेस कंपाउंड बनाते। क्यों बनाते हैं? अब देखिए अगर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो डी ट्रांजिशन होगी। अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो क्या डी जो है ट्रांजिशन होगी? नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो जो है रेडिएशन विजिबल रीजन से एमिट होगा, नहीं होगा तो वो कंपाउंड कलरलेस होगा। वो कंपाउंड क्या होगा? कलरलेस होगा। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? अच्छा, अब डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इमेजिन करें एक इलेक्ट्रॉन है। भाई एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन ने एक्सटर्नल सोर्स से फोटोन एब्जॉर्ब किया, ठीक है। एब्जॉर्ब करके कहां जंप करेगा? फ्रॉम T2g ऑर्बिटल टू Eg ऑर्बिटल। एक्साइटेशन होगी इसकी, जब डी एक्साइटेशन होगी तो ये वापस आएगा, व्हाइल डूइंग सो ये एनर्जी रिलीज करेगा। किस रीजन की? विजिबल की, ठीक है। तो देखिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये है कि आपका जो सेंट्रल मेटल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो पूरी की पूरी व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब कर ले। वो तभी हो सकता है जब उसका कलर ब्लैक हो। आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा है, ठीक है, कि जब किसी भी ब्लैक बॉडी कोई भी होगी तो वो सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। अगर वो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है तो जरूर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होना चाहिए? फिर क्या होना चाहिए? अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सारी की सारी व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट कर लेता है तो वो व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर व्हाइट लाइट से वो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, बाकी जो रिमेनिंग कलर्स है उनको वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, तो हमें वो कंपाउंड कलर दिखाई देगा। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड इस वजह से कलर्ड होते हैं क्योंकि उनमें ये डी ट्रांजिशन होती है, उनमें ये डी ट्रांजिशन होती है। इज इट क्लियर नाउ एवरीथिंग? और कुछ रह गया तो मैं दोबारा जो है कुछ कोशिश करके आपको समझा दूं। बिल्कुल क्लियर? गुलाब शाह ये ऑर्बिटल है, ठीक है। अच्छा वो लक्ष्य आपने क्या पूछा था, मैं भूल गया। हाँ वाटर देखिए वाटर का इशू ये है कि वाटर में जो 2 लोन पेयर हैं किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। ऑक्सीजन स्मॉल साइज का है या लार्ज साइज का है? ऑक्सीजन की साइज क्या होती है? स्मॉल होती है, लार्ज होती है? स्मॉल होती है। तो इसके जो एक लोन पेयर देने के बाद इसकी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगी तो जो रिमेनिंग पेयर है वो बिल्कुल टाइटली बाउंड हो जाएगा। इस वजह से दूसरे सब्सटेंस में इतनी एबिलिटी नहीं है कि इसका दूसरा पेयर ले सके क्योंकि वो टाइटली बाउंड है। क्लियर बेटा? क्लियर? ओके बेटा, ओके। चले ये चैप्टर आपका पूरा हो गया, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं और हम बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं किस पे? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। भाई। अच्छा, पहली बात यह है कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं?
एस ब्लॉक एलिमेंट उनको कहते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाए या एस ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करे तो उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट उनको कहते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी जो है उसमें जाए। बेटा अब ये बात पूरी हो गई, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाए या एस ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करे उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, और जिनकी पी ऑर्बिटल करे तो उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो सारे मेटल्स होते हैं सवाए दो एलिमेंट, वन इज द हाइड्रोजन, अदर इज द हीलियम। तो हाइड्रोजन और हीलियम के सवाए इनमें सारे मेटल्स होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। भाई क्यों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्यों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? कि पहली बात कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स है। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। पहली बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात, ये जो दो ब्लॉक हैं, ठीक है, किसको कहेंगे जिसकी कॉन्फ़िगरेशन NS1 to NS2 हो? किसको कहेंगे जिसकी कॉन्फ़िगरेशन NP1 to NP6 हो? किसको कहेंगे जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ND1 to 10 हो? किसको कहेंगे जिसकी कॉन्फ़िगरेशन NF1 to F14 हो? यानी अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आता है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। पी में आता है तो पी ब्लॉक, डी में आता है तो डी ब्लॉक, एफ में आता है तो एफ ब्लॉक। एक एग्जांपल कर लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब हमने फोकस किसको करना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। लास्ट इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल क्या है? वो है s। तो हम सोडियम को कहेंगे, सोडियम को क्या कहेंगे कि ये एस ब्लॉक, सोडियम को क्या कहेंगे? ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये सिंपल सी डेफिनेशन क्लियर है? वकार पानी क्या कहेंगे कि अगर एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाए तो एस ब्लॉक, पी में जाए तो पी ब्लॉक, डी में जाए तो डी ब्लॉक, एफ में जाए तो एफ ब्लॉक। ये सिंपल सी बात क्लियर है बेटा? चलें भाई, अब एस और पी ब्लॉक जो हैं इन दोनों को मिलके कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल और नॉन ट्रांजिशन। और इनको मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है बेटा। तो जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है इनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, नॉर्मल, नॉन ट्रांजिशन और मेन ग्रुप एलिमेंट। और डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। इन दोनों को मिला के ट्रांजिशन कहते हैं। फिर डी को हम क्या कहते हैं? आउटर ट्रांजिशन, ठीक है। वैसे तो दोनों ट्रांजिशन में है पर डी को क्या कहते हैं? आउटर। तो इसको क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन कहते हैं। अब हैं क्या? दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट है। दोनों क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। कौन से ट्रांजिशन भाई? ट्रांजिशन दो किस्म के, इनर एंड आउटर। आउटर किसको कहते हैं? डी को। इनर किसको कहते हैं? इसको। और एफ ब्लॉक एलिमेंट का एक और भी नाम है, हम इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट की दो सीरीज होती हैं। कौन सी भाई? एक 4f, दूसरी कौन सी? 5f। 4f में क्या होता है? 4f में लेंथेनाइड सीरीज आती है। 5f में क्या आता है भी? एक्टिनाइड सीरीज आती है, ठीक है। तो 4f में लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट की कितनी सीरीज है? हमने पढ़ा था 3d, 4d, 5d एंड 6d जो है वो क्या होती है? इनकम्प्लीट होते हैं। तो ये बेसिक चीजें हो गई रिगार्डिंग द ब्लॉक। के ब्लॉक जो हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? यहाँ
प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, दो किस्म की प्रॉपर्टीज हैं भाई। कौन सी दो किस्म? एक एटॉमिक प्रॉपर्टीज नंबर 1, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, दूसरी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड व्हाट, फिजिकल। अब एटॉमिक की में प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाता है? नंबर 1 एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई। नंबर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर 3 ठीक है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल। नंबर 4 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो दो किस्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट, एटॉमिक प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में चार प्रॉपर्टीज पढ़नी हमने, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम दो पढ़ेंगे। नंबर 1 इज द कंडक्टिविटी, नंबर 1 इज द कंडक्टिविटी, नंबर 2 इज द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इसमें हमने पढ़ा कुछ नहीं, जस्ट ये चार्ट बनाया कि हमने व्हाट इज आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट शुड बी आवर फोकस व्हाइल स्टडीइंग एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम पढ़ते हैं ना, भी डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलें चलें एक पिक्चर पे आते हैं। एक पिक पे हम आते हैं, एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड देखते हैं। भाई जी एटॉमिक रेडिया, एटॉमिक रेडिया, एटॉमिक रेडिया, जरा इसको देखें। अब एटॉमिक रेडिया होता क्या है? एटॉमिक रेडिया होता यह है कि द एवरेज डिस्टेंस, भाई ये न्यूक्लियस आपका, ठीक है, ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक, क्या डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा डिस्टेंस? एवरेज डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स नहीं होता। ये डिस्टेंस क्यों फिक्स नहीं होता, कौन बताएगा मुझे, बताने की जहमत करेगा कि ये डिस्टेंस फिक्स क्यों नहीं होता एटॉमिक रेडियस? ड्यू टू वेव कैरेक्टर, ड्यू टू वेव कैरेक्टर, ड्यू टू व्हाट, वेव कैरेक्टर। ठीक है, वेव कैरेक्टर की वजह से आपका जो ये इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, ये थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। इस वजह से हम एवरेज डिस्टेंस लेते हैं कि मैक्सिमम कितना देखा गया, मिनिमम कितना देखा गया, तो उसकी सेंट्रल पॉइंट क्या होगी, तो एवरेज डिस्टेंस देखते हैं। और ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलता, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलता। इस वजह से हम क्या करते हैं, फिर हम कोवेलेंट रेडियस लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड है वो आयनिक एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस में देखें कि जब आप ग्रुप में बढ़ोगे, ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं ग्रुप ट्रेंड। अब ट्रेंड का मतलब होता है चेंज, चेंज और वेरिएशन के ग्रुप में प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रही है। भाई एटॉमिक प्रॉपर्टी हम कौन सी पढ़े हैं कि एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि भाई नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे उतना एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम जब ग्रुप में आएंगे तो ये फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पीरियड है, इसमें एक ही शेल होगा। ये आपका सेकंड पीरियड है तो इसमें 2 शेल होंगे। ये आपका थर्ड पीरियड है तो इसमें 3 शेल होंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि ग्रुप में जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता जाएगा। तो ग्रुप में क्यों बढ़ता है एटॉमिक रेडियस, क्योंकि जब आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट आएंगे तो ग्रुप तो सेम रहता है पर एलिमेंट का पीरियड चेंज हो जाता है। जब आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट आते हैं तो ग्रुप तो वही है, वन ग्रुप में मूव करें पर
एलिमेंट सेकंड पीरियड से कहाँ आ गया, थर्ड पीरियड पे, यानी इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था वो सेकंड शेल में था पर इसका थर्ड में है, तो एक एडिशनल शेल आ गया तो जाहिर है रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, अब पीरियड में क्या होगा कि पीरियड में फिर जो है शेल सेम रहता है, पीरियड में जो है आपका शेल सेम है। ठीक है, शेल क्या है, सेम है, पीरियड में शेल जो है वो सेम है। तो क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है भाई, क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्जेस भाई इसके पास 11 पॉजिटिव चार्जेस, इसके पास 12 पॉजिटिव चार्जेस, इसके पास 13 पॉजिटिव चार्जेस एंड सो ऑन के बढ़ता जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस दिया हुआ है, हमारे बुक में जो आर्गन होगा वो पूरा बड़ा होगा, यानी ये नहीं होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा। क्यों, ये सडन इतना ये कम होता जा रहा है, फिर ये सडन बबल गम क्यों हो जाता है, क्यों कि यहाँ पे हमारे बुक में जो दिया हुआ है वो इसका वेंडर वाल रेडियस दिया हुआ है, वेंडर वाल रेडियस। ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स का क्या दिया हुआ है, कोवेलेंट रेडियस, बाकी एलिमेंट का कोवेलेंट रेडियस, पर आर्गन का, नोबल गैसेस का वेंडर वाल रेडियस, इस वजह से वो लार्ज होता है। तो ग्रुप ट्रेंड और पीरियडिक ट्रेंड की बात समझ आई कि जब आप ग्रुप में मूव करोगे तो पीरियड नंबर बढ़ता है, शेल नंबर बढ़ते हैं, शेल बढ़ने की वजह से आपका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब आप पीरियड में मूव करते हो तो शेल सेम ही होता है पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही होती है, उससे जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, उस वजह से एटम छोटा 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 होता जाएगा। फिर एट द एंड क्या होगा कि एक बहुत बड़ा एटम आ जाता है, आखिरी जो नोबल गैस वाला एटम है, क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते तो उसका रेडियस हम लेते हैं वेंडर वाल रेडियस, इस वजह से वो क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है बेटा? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस वन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है भाई, ग्रुप में वेरिएशन क्या थी, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब आप ग्रुप में नीचे आओगे तो ये इंक्रीज होगा। व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, क्यों इंक्रीज होगा, due to increase in number of shells। क्लियर हो गया कि ग्रुप में आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि शेल्स बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, शेल्स। तो शेल्स के बढ़ने से एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, आते हैं पीरियड की बात कि भाई पीरियड में अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया, ये डिक्रीज होगा, सॉरी, हाँ एटॉमिक रेडियस फिर चाहिए। पीरियड में क्या होगा, इट डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, के ये पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, रीजन क्या है, नंबर वन, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रही हैं, उससे क्या होगा कि इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, क्योंकि चार्जेस बढ़ने से जो कोलम्बिक फोर्स है वो बढ़ती जा रही है। अब फोर्स बढ़ती जाएगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को नजदीक आएगा, इस वजह से रेडियस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम क्लोज टू न्यूक्लियस, क्लोज टू न्यूक्लियस एंड रेडियाई क्या होगा, रेडियाई जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अब क्लियर हो गया, चले मैं तीसरी बार रिपीट कर दिया।
बिल्कुल। चले बेटा, चले अभी करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन सिंपल है, द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron, shared pair of electron towards itself कि एलिमेंट कितनी मजबूती से दूसरे एलिमेंट से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कौन सी स्केल यूज करते हैं भाई? पॉलिंग स्केल। डायमेंशन क्या होता है? नो यूनिट, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं इस वजह से इसका नो यूनिट। भाई पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सीजियम। ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में देखिए साइज बढ़ रही है, पीरियड में साइज कम हो रही है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि न्यूक्लियस जो है उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, दूर। जितना ये इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। जितनी अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर क्या होता जाएगा? कम, क्योंकि ये न्यूक्लियस ही तो है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब देखें, ये शेयर्ड पेयर किसी के साथ इसने शेयर किया, ठीक है, न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक, न्यूक्लियस के बिल्कुल दूर। तो मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर पहले एलिमेंट का ग्रुप में ज्यादा होगा या लास्ट वाले का ज्यादा होगा? फर्स्ट का ज्यादा होगा या लास्ट वाले का ज्यादा होगा? पहले का ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और जो आखिरी एलिमेंट है वो कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अच्छा, पीरियड में क्या हो रहा है कि साइज कम हो रही है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रही है और जो शेयर्ड पेयर है वो न्यूक्लियस के नजदीक आ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो यानी पीरियड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी? इंक्रीज। ठीक है, और ग्रुप में क्या होगी? डिक्रीज। तो जितनी भी आपकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं किसके साथ? एटॉमिक रेडियस के साथ। ठीक है, तो आप अभी क्या करें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम आयनाइजेशन पोटेंशियल देखेंगे, कोई भी देखेंगे। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम क्या होंगी? डिक्रीज होंगी, और लेफ्ट टू राइट क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। अब थोड़ा हम इमेज को देखते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने ग्रुप में क्या हो रहा है कि डिक्रीजेस एज वी गो डाउन इन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज हो रही है? साइज बढ़ने की वजह से। रीजन भी मैंने लिखा है, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडिया, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये चीजें इंक्रीज हो रही हैं, इस वजह से साइज बढ़ रही है। साइज बढ़ने की वजह से जो शेयर्ड पेयर है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, इस वजह से खींचने का पावर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? तो फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊं। ये पॉइंट क्लियर है? ओके, अच्छा, उसके बाद क्या है भाई कि पीरियड में क्या होगा? हमने पढ़ा अभी कि इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड ड्यू टू, रीजन क्या है? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडिया, के न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है, रेडियस डिक्रीज हो रहा है, और जो आपका शेयर्ड पेयर है वो न्यूक्लियस को नजदीक आ रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा, हाईएस्ट पीरियोडिक टेबल में किसकी है? फ्लोरीन की। लोएस्ट किसकी है? सीजियम की। भाई अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पीरियोडिक टेबल में लोकेशन क्या है कि पहले 1A ग्रुप यानी अल्कली मेटल्स, फिर 2A ग्रुप। यानी पीरियड में अगर देखें तो पहले कौन सा आता है? 1A ग्रुप, तो इसकी क्या होगी? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी क्या होगी? हाई होगी कंपैरेटिवली। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स में लोएस्ट किसकी होगी? लिथियम पहला एलिमेंट ग्रुप का, सीजियम आखिरी एलिमेंट। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम की ज्यादा होगी, बेरियम की कम होगी, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अल्कली मेटल्स। ठीक है, ये क्लियर है?
ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस जस्ट मैं आपको रिपीट करवा रहा था। यानी जितना आप पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये बढ़ते जाएगा। क्लियर है बेटा? चलें भाई, उसके बाद भाई व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? फैक्टर्स कौन से? एटॉमिक रेडिया, ठीक है, एटॉमिक रेडिया से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली, इन दोनों से भी इनवर्सली, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है भाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी 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 आईपी। भाई व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? कि हमारे पास एक एटम है, ठीक है, से हाइड्रोजन एटम है, उसका ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जरूर ये न्यूक्लियस किसी न किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड स्टेट से जब इस एटम में एंटर हुआ था, तो न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट किया था, उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से एनर्जी रिलीज हुई होगी। अब वो कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी? इन केस ऑफ हाइड्रोजन वो होती है -1312 किलो जूल पर मोल, यही होती है ना, -1312 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम एग्जैक्टली इतनी एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन उड़नछू हो जाएगा, एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, ठीक है। तो कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए? अब देखें भाई, सोडियम है हमारे पास, सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इसका एम शेल में है, एल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है और के में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताए के, एल, एम, इनमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा है? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा है? एम वाला, ठीक है। तो आईपी कहते ही उसको है कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसका ट्रेंड भी वही होगा, ठीक है, कि ग्रुप में, अब देखें एक छोटा एटम है, ठीक है, ग्रुप में एक बड़ा एटम, तो मुझे ये बताएं इलेक्ट्रॉन किसका जो है टाइटली बाउंड होगा, छोटे एटम का या बड़े का? छोटे एटम का इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा, तो उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में एंटर हुआ था, तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो भाई ग्रुप में क्या हो रहा है कि रेडियस बढ़ रहा है तो आईपी कम होती जाएगी। पीरियड में क्या हो रहा है कि आईपी, पीरियड में क्या हो रहा है कि आपका डिस्टेंस, सॉरी, जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो रहा है, तो आईपी बढ़ती जाएगी। पीरियड्स में रेगुलर थोड़ी इरेगुलरिटीज हैं, वो किस लिए, वो फैक्टर में हम डिसाइड करते हैं। भाई ग्रुप में क्या होगा कि डिक्रीज होगा, ठीक है, रीजन लिखा हुआ है वही केस, तो आपकी साइज इंक्रीज हो रही है, स्कैनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट वगैरह। पीरियड में क्या इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ी है, एटॉमिक रेडियस छोटा हो रहा है, ठीक है। हाईएस्ट किसकी है? हीलियम। लोएस्ट किसकी है? वही सीजियम, ठीक है। भाई अल्कली मेटल्स की हाईएस्ट किसकी होगी? लिथियम की। और किसकी होगी? सीजियम, बेरिलियम, बेरियम, ये सारे हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जीज होंगी वो सेम पीरियड वाले अल्कली मेटल से क्या होंगी? ज्यादा। यानी अगर आप कंपेरिजन एक ही पीरियड में कर रहे हो तो अल्कली मेटल की कम होगी और अल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होगी। अच्छा, एडिशनल चीज क्या है यहाँ पे, अगर फैक्टर्स पे आप गौर करें, एटॉमिक रेडियस से इनवर्सली, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज से डायरेक्टली, और स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट से इनवर्सली, और नेचर ऑफ ऑर्बिटल कौन सी है? देखिए अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 4s में है, 4p में है, 4d में है, 4f में है,
तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल कौन सी है, मुझे बताएं कि सबसे ज्यादा आईपी किसकी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा आईपी किसकी होनी चाहिए? तो नेचर ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि सबसे पहले कम से कम एनर्जी किसकी है? 4s की। कम एनर्जी क्यों है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन 4s में एंटर हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन 4p में एंटर हुआ था, तो 4s पहले फिल होती है, न्यूक्लियस के नजदीक है, तो न्यूक्लियस ने ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से उसको अट्रैक्ट किया था, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी। इस वजह से अब हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये 4s इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिमूव होगा। तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर? कि 4s की ज्यादा होगी 4p से, 4p की ज्यादा होगी 4d से, 4d की ज्यादा होगी 4f से। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? उसे नमाज किस टाइम है मुझे बता दो, तो मैं उसी हिसाब से क्विट कर दूं। वैसे मैंने 2-4 मिनट लेने हैं, ज्यादा नहीं। ये क्लियर है? ठीक है बेटा। अच्छा, तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक और फैक्टर है, इसको भी जरा गौर से देखें। देखें, हमने एक चीज पढ़ी हुई है, कौन सी? कि हमारे पास P3 है और P6 है। थोड़ा सा याद करें कि इन दोनों में P1, 2, 4, 5 से क्या फर्क है? अगर P ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, P ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, या 1 2 3 1 2 4 5 इलेक्ट्रॉन, इनमें क्या फर्क है? कुछ याद आ रहा है? नहीं, फर्क क्या है? फर्क ये है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल आर एसोसिएटेड विथ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या हुआ? कि जल्दी इलेक्ट्रॉन देंगे? नहीं देंगे। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट में जब हम देखेंगे तो भाई एस ऑर्बिटल जो है किसकी फिल है? मैग्नीशियम की। तो जब आप थर्ड पीरियड में देखोगे तो मैग्नीशियम की जो आईपी है वो ज्यादा होती है किससे? एल्यूमिनियम से। फिर जब आप फास्फोरस को देखोगे 5A ग्रुप को, उसकी ज्यादा होगी किससे? सल्फर से। नॉर्मली ट्रेंड क्या है कि मैग्नीशियम पहले, एल्यूमिनियम बाद। ये पीरियड की बात करें ना, तो पीरियड में तो बढ़ रही है, तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए? एल्यूमिनियम की। पर क्योंकि इसकी एस ऑर्बिटल फुल है, इस वजह से इसकी ज्यादा होगी। इसकी पी ऑर्बिटल फास्फोरस में हाफ फिल्ड है, तो इससे ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी इफेक्ट है। ये बात समझ आ गई बेटा? ये बात समझ आ गई? क्लियर? तो एबनॉर्मल इफेक्ट आपको कहां दिखाई देगा? वैसे ग्रुप में कोई वेरिएशन, इरेगुलर वेरिएशन नहीं है। पीरियड में जहां पे आपके जो 2A ग्रुप वाले होंगे, 2A ग्रुप वाले एलिमेंट की जो आईपी होगी वो 3A वाले से क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी एस ऑर्बिटल पूरी है। ठीक है। फिर आप देखोगे क्या होगा कि जो 5A ग्रुप वाला है, जिसके पास पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, उसकी आईपी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, जो उससे पीरियड में नेक्स्ट आएगा, यानी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, उसकी क्या होगी? कम हो। और जो हाफ फिल्ड वाला ऑर्बिटल है उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बात समझ आ रही है बेटा? ठीक। हुसैन बस 2 मिनट दे दो, उसके बाद आप नमाज पे जाओ। ठीक है बेटा? तो इसको मैं सेव कर लेता हूं। और दूसरी बात कि ये ऑलवेज एंडोथर्मिक, ऑलवेज आईपी ऑलवेज क्या होती है? ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये हमेशा एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि एवरी टाइम जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी ट्रेंड वही है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? पहले तो डेफिनेशन पे आते हैं कि भैया जी ये एक एटम है, ठीक है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फिर तूफान आया, एक इलेक्ट्रॉन उड़ता हुआ आया, उसने इधर डेरा डाला, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। उस अट्रैक्टिव फोर्स में एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। यानी ये नॉर्मली क्या होती है? एक्सो होती है। अब कितनी एनर्जी रिलीज हुई? कितनी एनर्जी रिलीज हुई? ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एक छोटा एटम है, एक बड़ा एटम है। भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोटे एटम ने भी गेन किया, बड़े ने भी गेन किया। अब देखें कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज्यादा किस में होगी? छोटे में। तो ज्यादा एनर्जी कौन खारिज करेगा? छोटा एलिमेंट। ठीक है, तो ये
इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी किसमें, इसमें। तो बताएं ग्रुप में क्या ट्रेंड होना चाहिए, ग्रुप में क्या ट्रेंड होने चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ग्रुप में डिक्रीज होगी। और पीरियड में क्या होना चाहिए, और इसमें भी वही फैक्टर है, ठीक है, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड वाला। चलें मैं आपको दिखा दूं कि बेरिलियम जो है इसने यूनिट पता नहीं कौन सा दिया हुआ है, किलोजोल पर मोल, ठीक है। तो भाई लिथियम की 60 है, ठीक है, हाइड्रोजन की 73, फिर 60, फिर 53, फिर 48, फिर 47। तो मोर और लेस, ठीक है, टॉप टू बॉटम आईपी आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, आईपी क्या हो रही है, कम हो रही है। आए पीरियड पे भाई, अब बेरिलियम की जो है लेस देन 0 है, ठीक है, और यानी नेगेटिव होगी, ठीक है। एल्यूमिनियम की, बोरान की कितनी है 27, इसकी कितनी है 120, नाइट्रोजन की कितनी है 0। अब इसमें वैल्यूज जो है ना वो अपने बुक वाले नहीं है, तो हम बुक की तरफ बढ़ते हैं, इसको रहने देते हैं।